हॉकाय का एपिसोड 3 पूरी तरह से लाइव डाउन करता है ईगो नाम के इस कैरेक्टर के ऊपर। बेसिकली ये है कौन, कहाँ से है, एक तरह से पूरा का पूरा इसका ओरिजिन और क्या एक्शन सीक्वेंसेस है यार इस एपिसोड के। लिटरली एक नंबर के ऑसम एंड एपिक। और उसके साथ क्या ईस्टर एग्स दिए हैं डेयर डेविल के, क्या ईस्टर एग्स दिए हैं, मतलब बाल्टी भर भर के डेयर डेविल के ईस्टर एग्स हमें पूरे एपिसोड में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ आप देख रहे हैं द कॉमिक टेलर, जहाँ पे हम आज ब्रेक डाउन करने वाले हैं एपिसोड 3 ऑफ हॉकाई सीरीज। पर उससे पहले एक बार चैनल चेकआउट करके ज़रूर देख लेना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो शो की स्टार्टिंग होती है 2007 से, जहाँ पे एक माया नाम के कैरेक्टर से, जो कि अभी एक बच्ची है, जो कि डेफ और डम दोनों एक साथ है, जो कि उसके बचपन को दिखाता है कि उसका बचपन कितना आइसोलेशन में गुजरा था, कितना उसका जो सार्केज्म था उसको झेलना पड़ा था। जितनी भी सारी चीज़ें, वो सिर्फ दो ही चीज़ों की वजह से थी, पहली कि वो गूंगी थी और दूसरी बहरी थी। बट मास्टरमाइंड मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, जो अपनी औकात से बाहर है इतना। और जैसा कि कॉमिक में इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, शायद हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये सामने वाले बच्चे का मूव कॉपी करके उसी को पेल देती है। और सच में जो कि अच्छा ऑसम भी सीक्वेंस था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसका एक पैर नकली है, मतलब प्रोस्थेटिक का लेग बना हुआ है, यानी गूंगी बहरी तो है बेचारी और पैर भी ख़त्म है। इसलिए उसके डैड शायद इसको इनक्रेज करते हैं, इसके हर चीज़ को, जितने भी चैलेंजेस हैं इसकी लाइफ में, उसको एक्सेप्ट करने के लिए थ्रू दी फेरी टेल्स, यानी ड्रैगन्स जो वगैरह की टेल्स होती हैं उनको लेकर। पहले तो आपको लेके गए सैंची का ईस्टर एग है, बट नहीं यार, थोड़ा अलग ही है ये। और अगर इस सीन को ध्यान से देखो तो पीछे ना एक हैंड प्रिंट बना हुआ है। और जानते हो, अगर अगर पहली वीडियो देखी होंगी तो ईको के मुंह पे भी हैंड प्रिंट बना रहता है, जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं है पर आगे देखने को मिलेगा, हो सकता है। फिर क्या होता है कि एक दिन इसके डैड को है ना, मतलब कहीं पे जाना पड़ता है, तो वो बेसिकली इसको वो पिक नहीं कर सकते थे। तो बट उसकी जगह इसके अंकल पिक करेंगे इसको। और अंकल कौन है, आवाज़ सुन के ही पता चल जाता है। और हाथ कुछ मतलब उसके गाल को टच करते हैं और 100% यकीन हो जाता है, किंग पिन। मतलब सच में यार ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और हमें यहीं तक दिखाया जाता है, शकल वकल कुछ नहीं दिखाई जाती, पता चल जाता है कि कौन है। सच में यार बहुत तगड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं और हमको बता नहीं रहे हैं ये लोग। बट अगर कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये किंग पिन की अडॉप्टेड डॉटर थी, बट इसमें नेफ्यू बनी है, तो थोड़ा बहुत अलग करा है कुछ कॉमिक्स से। फिर ये ट्रेनिंग करते करते ही बड़ी होती जाती है, बड़ी हो जाती है। मतलब यार मूवीज़ में तो ऐसे ही दिखाते हैं ना। और बेसिकली इसकी मैंटेलिटी को इस हिसाब से बिल्ड करा गया था कि इसके डैड की जो वो है, मतलब जो लेगेसी है, उसको इसी को कंट्रोल करना है उनके ख़त्म होने के बाद। और वो काम भी जल्दी हो ही जाता है। पर बेसिकली अगर ये जिम देख रहे हो ना, तो ये मुझे लगता है ये जिम है ना डेयर डेविल वाला जिम है, क्योंकि इतने सारे ईस्टर एग दे तो रखे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है फॉक्सवेल जिम ही होगा। और देन हमको है ना वो वाला सीन देखने को भी मिल जाता है, जहाँ पर है ना ये ईगो अपने पर्सनल डैड को पर्सनल हाथों से, यानी रॉनिन के पर्सनल हाथों से मरते हुए देख लेती है। और बेसिकली अब तो मतलब बदला तो लेना पड़ेगा ना। तो बस उसके मन में बस यही भावना जाग जाती है कि रॉनिन को किसी तरह ख़त्म करना है, रिवेंज लेना है उससे। और फिर जो कॉमिक वाला सीन है वो सच भी हो जाता है, यानी कि इसके डैड मरते मरते अपने खून का छाप, खून से भरे हाथों का छाप इसके गाल पे चिपका के चले जाते हैं, जो कि कॉमिक बुक को में ना इसके हाथ में जो फेस, मतलब इसके फेस पे जो हाथ का मार्क्स था, वो हमें ऐसे देखने को मिला था। यानी कि डैड मरते हैं और चिपका के चले जाते हैं थोबड़े पे हाथ। देन तभी से ये ट्रैक सूट माफिया को लीड करती है इन द सर्च ऑफ वेंजेंस, यानी कि सिर्फ एक इकलौती चीज़, बदला, जो कि लेना है रॉनिन से। तो अब प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें जितने भी ये ट्रैक सूट माफिया वाले बंदे हैं, ट्रैक सूट टैकुलर वाले बंदे हैं, उनकी थोड़ी चुगलबंदी देखने को मिलती है। और अच्छे खासा, मतलब अच्छी खासी चुगलबंदी है, दोस्ती भी बहुत ज़्यादा मस्त मस्त है भाई। और इसी बीच कैट है ना थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है इन लोगों को, बट काम नहीं करता, क्योंकि इसी बीच है ना माया लोब्स यहाँ पे आ जाती है, यानी कि जो ईगो होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो वो आती है, इन लोगों से साइन लैंग्वेज में बात करती है, और उसका एक लौंडा इस साइन लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उनको सुनाता है। तो बेसिकली इसका इंटेंशन ये होता है कि ये किसी भी इन दोनों में से, इसको लगता है कि इन दोनों में से किसी ने तो रॉनिन का सूट पहना हुआ होगा। बट वो उसको बताने की कोशिश करता है, क्लिंट है ना उसको क्लियरिफाई करने की कोशिश करता है कि जो रॉनिन है वो ऑलरेडी मर चुका है और उसको ब्लैक विडो ने मारा था। बट उसको इस बात पे यकीन नहीं होता है, तो वो केट को पेलना वेलना स्टार्ट कर देती है।
और इसी बीच उसका क्लिंट पे ध्यान जाता है कि वो बातों को ढंग से सुन नहीं पा रहा, मतलब वो भी बह रहा है। और क्योंकि उसकी मशीन तोड़ दी थी, आई I मीन मतलब वो तोड़ देती है उसको मशीन को। और ये वो देखती है कि वो ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो साइन लैंग्वेज से बात करने की कोशिश करती है उससे, बट वो साइन लैंग्वेज से भी बात नहीं कर पाता, यानी कि साइन लैंग्वेज उसको आती नहीं है। तो बस इसी बात पे थोड़ी सा नाराज़ होती है कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हो यार तुम लोग, और थोड़ी सिंपैथी दिखाती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिल रही है, भले से ये एंटी हीरो टाइप की है पर सिंपैथी ज़्यादा है। भले से इस सीरीज़ की मेन विलन ये हो, बट है ना आगे जाके जो इको सीरीज़ है उसमें एंटी हीरो या हीरो बन ही जाएगी ये। और फिर ये ज़्यादा देर तक सीन ये चलता नहीं है, क्योंकि वो जैसे क्लिंट को फ्री करती है, इन लोगों में एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन तरीके से जो फाइट सीन है वो स्टार्ट हो जाता है इसके बीच में और माया के बीच में, और साथ में जितने भी जो ट्रैक सूट माफिया के बंदे हैं उनके बीच में। तो ये किसी तरह उसको भी फ्री करता है, यानी कि जो केट होती है उसको भी फ्री करता है, और फिर एक और अच्छा खासा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है, दोनों साथ में लड़ते हैं। तो ये किसी तरह भागने में भी कामयाब हो जाते हैं, भागते निकलते हैं, और वहाँ पे जो सबसे पहली कार होती है उसको पकड़ लेते हैं। और फिर यहाँ पे आता है कॉमिक वाला एकदम जेन्युइन, मतलब जो कॉमिक से ज़्यादा एक्यूरेट सीन है ना, वो वाला, यानी कि जिसकी लिंक आई बटन पे है वो वाली कॉमिक, ठीक है। यानी कि ये लोग कार से भागना स्टार्ट कर देते हैं, और अभी भी यार क्लिंट है ना सुन नहीं सकता है, मतलब उसके कान खराब हैं, बस इशारों से काम चल रहा है इधर जो भी चल रहा है। अब ये लोग भाग तो रहे होते हैं, बट ट्रैक सूट माफिया इनको चेज कर रहा होता है, मतलब इनके पीछे पूरी तरह से लग चुका होता है। ये सारे लोग हैं ना, जितने भी नॉर्मल एरो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब केट पे आ जाती है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि जो एडवांस किस्म के एरो हैं ना वो रह चुके हैं, और क्लिंट ड्राइविंग कर रहा है इसलिए वो चला नहीं सकता, तो उसको परमिशन भी मिल ही जाती है। अब वो एरो को फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है, और जो जैसे जैसे एरो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाते हैं, एरो की जो जेन्युइनसी लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है, लिटरली ऑसम। एक बबल टाइप का एरो होता है जिसका नाम कुछ और ही होता है, बेसिकली याद नहीं है मुझे। वो कुछ मतलब कुछ चिपचिपा बबल्स निकालता है। कुछ क्लटर एरो होता है, एक एक्सप्लोसिव एरो होता है जिसमें लिटरली वाट लगा लगा देती है सामने वाले की ये तो। फिर एक ऑक्टो एरो होता है जो बेसिकली सारी चीज़ों को ना अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से पेड़ वगैरह को खींच लेता है। एक एसिड एरो होता है जो कि लिटरली अच्छा लगता है। एक स्मोक एरो होता है जो कि ये पर्पल स्मोक को बाहर फेंकता है। और इसमें फिर सबसे लास्ट में आता है पिम एरो, जो कि ये लोग है ना ब्रिज के ऊपर उतरते हैं, जो सेम सीन कॉमिक में भी हमको दिखाया है जिसकी लिंक आई बटन पे है, बट उसमें एरो डिफरेंट होता है, इसमें एरो डिफरेंट है। और पिम एरो नाम से समझ गए होगे, ये पिम के उस पर काम करता है। बेसिकली एक एरो को छोड़ते हैं ना, दूसरे को उस पर चलाते हैं ना, तो वो एरो खंबे में बदल के सीधा नीचे गिर जाता है, और बूम। और फिर इन सब के लास्ट में ये लोग यूज़ करते हैं यूएसबी एरो का, और वो वही सेम एरो है जो विज़न के ऊपर यूज़ करा था, जो एनिमज़ोला वाला जिसमें वायरस लोड करा था ना, वो वाला एरो। तो वही वाला है ना एरो, ये उसके ऊपर फायर करते हैं, और अब इनको भागने का मौका मिल जाता है, और ये लोग वहाँ से कट लेते हैं स्केप। और ये ना मतलब स्केप थ्रू दी जो सबवे होती है, सबवे से बचकर बाहर निकल जाते हैं। अब बेसिकली अभी भी ये कुछ सुन नहीं पा रहा है बेचारा, बट ये अप्रिशिएट करता है जो भी केट ने करा वहाँ पर उसका। अब ये लोग अपार्टमेंट में वापस जाते हैं बेसिकली थोड़ा आराम करने के लिए, और वहाँ पर है ना कुत्ता भी भूखा पड़ा है भाई, उसको भी कुछ खिलाने विलाना है। हैं कैसे बंदे हो तुम, जालिम किस्म के, समझते भी नहीं हो इतना। तो है ना उसी वक्त मतलब घर पे जाते ही उसी वक्त उसका फ़ोन रिंग होता है, तो बेसिकली उसको लगता है उसकी उसकी वाइफ लाउरा का फ़ोन है। बट है ना जैसे उसके उठाता है बातचीत करता है, तो उसकी बेटी मतलब जो भी होती है केट, वो उसको बताती है नोटपैड पे लिख कर कि ये तो किसी लौंडे का फ़ोन है, तो वो समझ जाता है उसके छोटे वाले लौंडे का फ़ोन है। तो बस वो है ना उसकी हेल्प करती है कि नोटपैड पे लिख लिख के कि क्या है। तो बेसिकली इसने वादा करा होता है कि जो खान डिनर विनर था वो करेगा, बट कर नहीं पाता। तो ये उससे वादा करता है कि होप कि प्रोबेबली क्रिसमस तक पहुंच जाएगा। और जहाँ तक इस सारे सीन की इमोशनल लेवलिटी है, जो डीप डाउन जाके देखोगे ना तुम, तो यार पहुंच ही जाना चाहिए यार। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि एंड में तुम हॉकाई को मार दो, चलो छोड़ो। उधर दूसरी तरफ जो ट्रैक सूट माफिया का जो अड्डा है ना, वो इतना ज़्यादा सीक्रेट नहीं रहा है, तो वो लोग मूव कर रहे होते हैं वहाँ पे, मतलब अड्डे को शिफ्ट कर रहे होते हैं बेसिकली। और इसी फिक्स माया का जो लौंडा होता है वो उससे बोलता है कि इसको रोनियन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो भूल जानी चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। बट वो बात नहीं मानती है, ऐसे कैसे यार, बाप को मारा है, बदला तो लेना ही पड़ेगा। और इस लौंडे को ध्यान रखना, इसको क्लाउन बोला जाता है, जो ट्रैकसूट माफिया उसका, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक टाइप का बंदा है, मतलब साइकोपाथ है, किसका हुआ है किसी को भी कहीं पे भी टपका देता है ऐसा।
शो में तो देखने को नहीं मिला, बट हो सकता है आगे जाके कुछ देखने को मिले अच्छा सा। देन हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केट अपनी सारी फीलिंग्स हैं जो आज का जितनी भी सीन हुआ वो उसको बताने की कोशिश करती है, मतलब जितनी भी चीज़ें आज हुई ना वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, कर देती है सारी फीलिंग, मतलब जितने भी दिल में बातें होती हैं वो जाहिर कर देती है। पर देखती है कि इसने अभी भी अपने ना कान की वो नहीं पहनी थी, ईयर पीस, यानी कि इसने अभी तक कुछ सुना नहीं। ओह पोपट हो गया बस। फिर इस पॉइंट के थ्रू हटकर है ना वो एक उसके ब्रांडिंग इशू पे जाती है, जहाँ पे इसको ब्रांडिंग वाली प्रॉब्लम थी ना। इसको यार इसको समझ नहीं आ रहा, सुपर हीरो को गुप्त रहना चाहिए, चलो छोड़ो। तो बेसिकली है ना उसको है ना कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करवा के देती है कि क्या हो कि अगर ऐसा, मतलब जो कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम होती है ना पूरी वो तरह की डिज़ाइन करवा के देती है कि क्या हो कि हम पर्पल कर दें इसको, माथे पे एच वैच लिखा हुआ। बट वो मना कर देता है सीधा सीधा कि अगर ऐसी ड्रेस पहनूंगा ना तो मेरी बीवी मुझे तलाक दे देगी। ओ माई गॉड। और यही सारी बात करते करते ना उसको भी पता चल रहा होता है कि रॉनिन को है ना ये बंदा अच्छे से जानता है, मतलब जो क्लिंट है रॉनिन को अच्छे से जानता है। ज़रूर इसका कुछ अच्छे से वो लफड़ा है उसके साथ, रॉनिन के साथ। तो बेसिकली इसको ये नहीं पता ना कि रॉनिन ये खुद था। अब इन लोगों को और सबूत इकट्ठा करने हैं, तो ये है ना इसको अपने पेंट हाउस लेके जाती है, क्योंकि जहाँ पे वो जो केट बिशॉप, मतलब बिशॉप जो ख़ानदान है वो उसका सिक्योरिटी का धंधा है। तो बेसिकली जो सबकी सिक्योरिटी डिटेल्स होती हैं वो इन्हीं के पास रहती हैं। तो उससे जो है ना कुछ पता लगाएगी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कांड हमारे सामने निकल के आए। तो वहाँ पे जो केट होती है वो सिक्योरिटी सिस्टम में लॉगिन करती है जिसमें से बहुत सारे नाम निकल के आते हैं। और इस हर एक नाम का जित सच बोल रहा हूँ, इस जो लिस्ट में जितने भी नाम है ना उस हर एक नाम का एक ईस्टर एग बनता है, जो कि कहीं ना कहीं है ना कुछ तो मेनली तो ज़्यादा डेयर डेविल से रिलेटेड है। जो दूसरे हैं वो कुछ है ना दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की जो कॉमिक है और जो मूवी थी सेकंड वाली उससे भी कुछ रिलेटेड है। और यहाँ पे कुछ ड्रग डीलर्स के नाम पड़ जाए मिल जाएंगे जिनको खुद अपने पर्सनल हाथों से वुल्वरनी ने टपकाया था। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कैंप एम दिख रहा है ना तुम्हें, यानी एम कैंप, जो भी बोलो तुम उसे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बंदे को हमने पर्सनली अपनी आंखों से डेयर डेविल की सीरीज़ में देख रखा है। तो समझ रहे हो बंदे। अब ये वो कांड कर ही रही होती है, लॉग आउट वगैरह सब कर देती है, तो है ना इसी बीच हॉकाय घर में घूम रहा होता है और घर देख के सब पता चल रहा होता है भाई ये गलत बिजनेस में घुसाया है, इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि तलवारें वाले ऐसी लटक रही हैं जैसे मतलब क्या। और तभी इसकी जो रोनिन की तलवार होती है वो सामने आती है, वो भी इसके गले पे लगी हुई, तवा तवा, और उसको थामा हुआ है जैक ने। ओ माय गॉड, यानी कि क्रोनोलॉजी समझिए। और इसी के साथ बीच में ये एपिसोड एंड हो जाता है, मतलब अब आगे क्या होगा कुछ तो बताओ। होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छी लगी हों, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि इसी के साथ जो एक्सप्लेनेशन था वो भी यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और जैसा कि मैंने बोला एक बार चैनल ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है, क्योंकि उस पर 140 से ज़्यादा कॉमिक्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आई मीन 145 से ज़्यादा। तो जाओ चेकआउट करो और आए दिन, मतलब हर 2-3 दिन में एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन सी कॉमिक सीरीज़ पूरी की पूरी अपलोड होती रहती है। तो कुछ अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो जानते हो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्यों दबाना है वो बताने की तो ज़रूरत होगी नहीं। और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जो भी ख्याल थे इस एपिसोड के बारे में, वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ अगर मैंने बाई चांस मिस कर दी हो उसके बारे में, या फिर जो भी आपके थॉट्स हैं, डिटेल्स हैं जो शेयर करना चाहते हो वो सारी चीज़ें, या कोई सजेशन है, और या फिर कौन सी अगली कॉमिक सीरीज़ होनी चाहिए जो चैनल पे अपलोड होनी चाहिए उस बारे में भी कह सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आता है। सो बाय।